क्लोजिंग कॉल पे। और यहाँ पे देखिए तो बाजार में अच्छी मोमेंटम ज़रूर देखने मिल रही है। बाजार की बड़ी बातें की तरफ अब चलते हैं। बाजार में एक शानदार रिकवरी देखने मिली है। निफ्टी 80 अंक ऊपर है और देखा जाए तो निफ्टी बैंक में हालांकि जो है उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। खास करके जो प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट है वहाँ पे देखें तो लगभग जो है गिरावट आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की सपोर्ट नहीं आ रही है। 55,700 लेवल्स के पास है। लेकिन पूरे सेक्टर में आईटी जो है एक जोरदार उछाल देखने मिला है। इन्फोसिस 3% से ज़्यादा मजबूत है और बाकी सारे कंपनीज भी जैसे कि टीसीएस हुआ, एम्फेसिस, कोफोर्ज, सब में जो है एक जोरदार तेजी देखने मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है टॉप सेक्टोरल गेनर इंडेक्स है, 2.5% ऑलमोस्ट ऊपर है और एक बड़ा जो है अपमूव देखने मिल सकता है। ऑफकोर्स इस पर जो हम खास रिसर्च भी किया, हम आपको लेके आएंगे इस शो में। वही एफएमसीजी का सपोर्ट भी दिखने मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा टॉप सेक्टोरल गेनर इंडेक्स से मजबूती आई है। एचयूएल लगभग 2.5% ऊपर है और मैरिको जैसे स्टॉक्स भी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को टच कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो अच्छी सस्टेन बाइंग एफएमसीजी काउंटर्स में भी देखने मिल रहे हैं। पर कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे दबाव भी है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार दूसरे और तीसरे दिन के जो सेशंस में जो फार्मा में आप देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बाइंग नहीं आ रही है। थोड़ी सेलिंग प्रेशर ही दिख रही है कुछ कुछ काउंटर्स में। बैंक्स, फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो यहाँ से भी पूरा सपोर्ट नहीं आ रहा है। इसके कारण जो है आपको एक डिप निफ्टी बैंक में देखने मिल रही है। तो ये तो बाजार की जो है बड़ी बातें हो गई। लेकिन इस पे अलावा जो है अगर बात करें कि आज का एलिमेंट्स क्या रहेगा तो उस पर जो है 2.5 पे एफएनओ मार्केट चेक रहेगा। क्लोजिंग ट्रेड्स की बात करें तो 2.10 पे है। ऑप्शंस के चैंपियन हमारा खास सेगमेंट रहेगा जहाँ पे ऑप्शंस के कमाई के मौके हम ढूंढ के लेंगे, 2.40 पे है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो रहेगा मार्केट्स एट 3 पे और अहम ट्रेड्स बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड 3:10 से हम शुरू करेंगे। और आखिर में 3:20 को इवेंट्स टू वॉच रहेगा जहाँ पे आप कल की क्या तैयारी करें उस पर हमारी फोकस रहेगी। लेकिन आज अगर बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत मूव आ रहे हैं और गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स देखने मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो है अनाउंसमेंट्स सेक्टर वाइज अच्छी खासी मूव देख रहे हैं। कुछ सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे। एक एक करके सारे डिटेल्स मानसी हमें बताएंगे। मानसी, बिग बजर्स के लिस्ट में क्या है आपके? बिल्कुल शरद, देखिए बिग बजर्स अभी अभिषेक भी बता रहे थे कि आईटी सेक्टर की चार्ट पर तो आपकी रिसर्च रहती है और बिग बजर्स में भी आईटी सेक्टर से ही शुरुआत करने जा रहे हैं हम। रिजल्ट सीजन जब चला था तब लगा था कि मानो ये सेक्टर ने तो बैक सीट पकड़ ली है, लेकिन कम बैक हुआ है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे लार्जर आईटी प्लेज, मिड कैप आईटी कंपनियां, इनफैक्ट एक एक्सपर्ट्स की राय की अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि अगर कम बैक होना भी है और आईटी सेक्टर में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी भी है तो मिड कैप आईटी प्लेज पर नजर होनी जरूर चाहिए। आज के सत्र में तो बड़ी दिग्गज कंपनियां हो चाहे आईटी की या फिर छोटी मझौली अच्छा एक्शन दिखा रही है। इन्फोसिस, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी बढ़िया तेजी का एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। और आईटी सेक्टर में अब वापस से कन्विक्शन जो है पूरी तरह से लौटता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर पर तो फोकस रहेगा ही। बुलेटिन में आगे जब एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे एक राय भी समझेंगे कि आईटी मेजर्स या फिर मिड कैप इनमें से उन्हें क्या पसंद आता है। लेकिन आईटी सेक्टर के अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में आज बढ़िया रफ्तार है और इन्हें कुछ न्यू स्ट्रैटेजी वाले पीसेस या सेगमेंट्स कहने चाहिए जिनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, जिनका ज़्यादा जिक्र नहीं होता। न्यू एज टेक्नोलॉजी का तो जिक्र हम करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर स्पेस देख लीजिए, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला स्पेस देखें। आप कह सकते हैं कि एक आध साल पहले वो स्पेसेस नहीं है जो कि बातचीत या चर्चा का विषय बनते थे। लेकिन अभी ताज़ा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो ऐलान किए उसमें भी, और इनफैक्ट 2030 तक सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश है। सरकार बिल्कुल फोकस करके चल रही है कि स्पेस को, सेमीकंडक्टर सेक्टर को इंडिया में किस तरह से ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी की तरफ ले जाया जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ नए पॉकेट्स और स्पेसेस हैं जिन पर बातचीत अब होती है। इसी कड़ी में न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयर, न्यू एज शेयरों पर भी फोकस है। इटर्नल, ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी के स्टॉक्स देखें 2.5-3% तक के गेंस और ओला इलेक्ट्रिक में तो इस वक्त 15% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला है। सो काफ़ी अच्छा एक्शन है। नए ज़माने के पॉकेट्स और सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त कामकाज करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में वैसे तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी हद तक मूव्स हर तरफ है, लेकिन टेलीकॉम प्लेयर्स लगातार दूसरा सेशन है जबकि भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह है 24 दिन वाला प्लान बंद करने से ये स्टॉक में तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है और 1 GB पर डे का जो प्लान था वो कंपनी ने बंद किया है। और इसके अलावा पूरा का पूरा टेलीकॉम का जो बास्केट है इस पर खास तौर से नज़र रखें। डेवलपमेंटल मूव है लेकिन नज़र ज़रूर आ रहे हैं।
होटल शहरों में अच्छी खरीदारी है और इनफैक्ट कंजम्पशन पूरा स्पेस है जिस पर लगातार हम फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया ले ही रहे हैं। और कंजम्पशन जो है फेस्टिव डिमांड के चलते अब आने वाले 5-6 महीनों में चलने वाला है और पीएम की तरफ से जो बूस्ट मिलता हुआ दिखा है, दिवाली पर डबल बोनांजा की बात है। सो कंजम्पशन, लीजर, ट्रैवल, ये सारे स्टॉक्स और होटल स्टॉक्स अच्छा करेंगे ही। डिफेंस वंस अगेन कम बैक, डिफेंस और शिप बिल्डिंग में 97 नए तेजस खरीदने की खबर से एचएल में एक बढ़िया उड़ान देखने को मिली है। 4,484 के स्तर, आधे से 1% तक की तेजी। सरकार ने 62,000 करोड़ के तेजस खरीदने को मंजूरी दी है। सो यस, गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे डेवलपमेंटल मूव्स हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकसित भारत की तरफ लगातार हम आगे बढ़ते हुए और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है तमाम सेक्टर्स पर नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इंडेक्स पर एक नजर डालते हैं। और इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी सेक्टर पे नजर आ रहा है और इंडेक्स वाइज 25,000 के पार आज निफ्टी जो है वो खड़ा है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। अभिषेक, बैंक निफ्टी में इतनी कोई तेजी नहीं, इनफैक्ट लाल निशान बिकवाली का दबाव भी नजर आया है, लेकिन निफ्टी ने 25,000 के लेवल्स को, जिसकी हम आज सुबह बात कर रहे थे कि इसे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, सस्टेन किया जरूर है। और ब्रॉडर मार्केट में भी छोटे मझौले शेयर्स में भी एक्शन है आज तो। बिल्कुल मानसी, देखिए ऐसा लग रहा है कि आज 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। कल की अगर हम सत्र की बात करें, 25,000 हमने देखे, परसों भी हमने 25,000 के दर्शन किए, लेकिन वहां टिक नहीं रहा था, रिजेक्शन बार बार आ रहा था। मार्केट ऐसा हो गया मानसी कि अब ना अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुले या फिर सपाट खुले तो आपको खुश होना चाहिए। गैप के साथ अगर ऊपर खुले थोड़ी निराश करने वाली चीज है। गैप के साथ थोड़ा नीचे खुले ना तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है और सुबह सुबह हमने कन्विक्शन दिखाया था भी कि 25,000 के 24,900 के आसपास अगर मिले तो आपके लिए 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करने का अच्छा एक मौका बन सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि 25,000 अब तो ये डे हाई पर बाजार आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ये आप देखिए, ये लेवल्स हैं 25,010 19 अगस्त को, 18 अगस्त को, 25,022 ये इंट्राडे के हाईज हैं। आज का इंट्राडे हाई, अब तो मतलब इंट्राडे के हाई पर फिलहाल ट्रेड कर ही रहे हैं, 25,075 के आसपास के लेवल हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे कि आज ये तेजी टिक जाएगी और आज की तेजी के पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट आप दे दीजिए आईटी शेयरों को। क्या बढ़िया रफ्तार से आज आईटी शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस साल की चाल देखेंगे ना आईटी के बड़े दिग्गजों की, टीसीएस की बात करें तो करीब करीब टीसीएस आपको 25% नीचे दिखेगा। अगर आप इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस ईयर टू डेट करीब 20% नीचे है, लेकिन बाइंग लौट रही है। तो बाइंग कर कौन रहा है ये? मुझे क्लियरली लग रहा है कि आज का जो सत्र है ना, इसमें एफआईआईज का पार्टिसिपेशन अच्छा है, स्पेशली आईटी शेयरों में। वो शायद बाइंग कर रहे होंगे। जब शाम को डेटा आएंगे, कल हम जब चर्चा कर रहे होंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी समय हो गया जब एफआईआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग इंडेक्स फ्यूचर में है वो 10% के नीचे रही है। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हम कह रहे थे कि आनी चाहिए और वो सपोर्ट बाजार में आता हुआ दिख तो रहा है। लेकिन फार्मा, बैंकिंग, मीडिया, आज ये शेयर कमजोर है। रियल एस्टेट, पावर, इंफ्रा, ये सारे के सारे शेयर बाजार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। 25,000 के ऊपर टिक पाने की संभावना अच्छी है। अब बचे हुए सत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि 24,900 एक निफ्टी के लिए एक बढ़िया बेस है। इसके नीचे आज के सत्र में नहीं जाएगा। 25,100 एक छोटा हर्डल है, फिर 25,200 25,200 के अगर निफ्टी जाके ऊपर टिकने लगा ना तो आप फिर से बड़ी तेजी बाजार में देखेंगे। और वैसे भी अब बाजार जो पुरानी कड़वी यादें हैं 24,350 के नीचे वाले लेवल के, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। शॉर्ट ना करें। शॉर्ट करने के लिए हमने आपको कल भी मना किया था, आज भी हमारी सेम राय है, क्योंकि बाजार जो है बेयर ग्रिप से निकल गया है। थोड़ी बहुत अनिश्चितता रहेंगी बाजार में, वैसे भी कोई न कोई अनिश्चितता तो रहेगी, तभी नए लोगों के लिए मौके बनते हैं। लेकिन अब ये मंदी का बाजार नहीं है, ये तेजी का बाजार है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। एक इंडिकेटर और ये भी है कि अगर आप फिलहाल डाउ फ्यूचर देखेंगे, नेस्डेक फ्यूचर देखेंगे तो दोनों के दोनों कमजोर हैं। ये नहीं, यूरोपीय बाजार जो खुले हैं वो भी कमजोरी के साथ खुले हैं। उस बीच में आपके बाजार बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा अच्छा है और रेटिंग एजेंसीज का भरोसा है और कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए सरकार ताबड़तोड़ कदम उठा रही है। निफ्टी बैंक में कमजोरी की वजह यह भी है मानसी कि जो बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन शेयरों से कोई लीडरशिप नहीं आ रही है। 12 में से आप देखेंगे तो 9 शेयरों में फिलहाल गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कोई वीकनेस है। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो तो रही है, लेकिन जहां वेटेज अगर नहीं है अब फिर माहौल बनेगा कैसे? तो तेजी की पोजीशन है तो मेरा मानना है कि 55,500 का स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 55,800 आज के लिए, मतलब प्योरली अब अगला जो एक सवा घंटे का जो सत्र बचा है उसके लिए है, और 56,000 के स्तर पर एक और रेजिस्टेंस है। शॉर्ट करने पे यहां पर भी जोखिम है। अगर आपको मंदी का मूड हो रहा है, ना करें, थोड़ा रिस्की हो सकता है,
क्योंकि मे भी हो सकता है कि आईटी के बाद अब अगला नंबर, थोड़ा समय हो गया निफ्टी बैंक को चले हुए, तो निफ्टी बैंक में भी हम तेजी आगे देख सकते हैं। इस पर बेरिश नहीं होना है, बट यह है कि हाँ, इससे बेहतर है निफ्टी और वो साफ तौर पर हम आज के ट्रेंड्स में देख भी रहे हैं। ये बिल्कुल इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। जिस तरह जो है पूरी तरह अभिषेक ने बता दिया कि निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या है। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी का 25,100 का कॉल पुलअप करे। हमें एफएनओ जंक्शन में जो है दर्शकों को बताया भी था, टारगेट प्राइस 100 था और स्टॉप लॉस 18 रुपये का था। निफ्टी 50 के 25,100 का कॉल यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रही है। और ये देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का भी चेंज अच्छा खासा देखने मिल रहा है, तो इस पे तो हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य अग्रवाल इन्वेस्ट फॉर एजू से। गुड आफ्टरनून आदित्य। बाजार की चाल बहुत अच्छी देखने मिल रही है, हालांकि निफ्टी बैंक की पार्टिसिपेशन अभी नहीं आई है। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स अभी तक पार्टी में नहीं जुड़े, लेकिन आईटी ने जो है बहुत शानदार मूव दिया है। किस तरह देख रहे हैं अभी आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स दोनों निफ्टी बैंक के लिए? गुड आफ्टरनून शरद, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है यहाँ पे अब जैसा कि चर्चा भी कर रहे थे आप सब कि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से एक कैचअप प्ले करना चाहिए। निफ्टी हालांकि 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, मुझे लग रहा है एक बार यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट की रैली हमें देखने मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखिए तो पुट साइड पे काफी सारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है 25,000 के लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है एक बार 25,000 का जो ये लेवल क्रॉस कर रहा है निफ्टी और सस्टेन कर रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ रैली इन बैंक निफ्टी। इसके चलते बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है एक रैली आ सकती है। और कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो 25,200 25,250 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए नेक्स्ट हाफ एन आवर में, तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग पे हमको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। और 55,800 55,900 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में भी शायद देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए आज के क्लोजिंग सेशन पे भी। और कल मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए और बैंक निफ्टी शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं लीडरशिप लेती हुई मुझे नजर आएगी। आईटी, एफएमसीजी, बैंक्स, ये 3 सेक्टर मुझे लग रहे हैं कंटिन्यू करेंगे डोमिनेट करना मार्केट को कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। बिल्कुल, आईटी, एफएमसीजी और बैंक्स यहाँ पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन रियल्टी स्पेस देखें, बिकॉज हमने आईटी की बहुत डिस्कशन की है, एफएमसीजी पे भी जो है अच्छी बाइंग देखी। लास्ट वीक से ही ये मोमेंटम आता है। रियल्टी स्पेस पे देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है। लोढ़ा जो है लगभग 3% ऊपर है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी डेज हाई लेवल्स पे है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है आदित्य? और अगर पिक करना हो तो कौन सा रियल्टी स्टॉक आप पिक करेंगे? बेहतरीन है, अभी कोई इसमें शक नहीं है शरद की। लोढ़ा भी अच्छा लग रहा है, डीएलएफ भी अच्छा लग रहा है, अजमेरा रियल्टी भी अच्छी लग रही है। अगर हम लोढ़ा की पहले चर्चा कर ले तो यहाँ पे 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। जैसा कि आपने कहा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1250 1230 से नीचे अच्छा सपोर्ट है और ऊपर मुझे लग रहा है ये 1400 से लेके 1450 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो लोढ़ा पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। इन सब में मुझे अजमेरा रियल्टी काफी बेहतरीन लग रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। और स्टॉक टेस्ट कर सकता है 1030 1050 के लेवल्स को। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो डीएलएफ जो दिग्गज रियल एस्टेट प्लेयर है, वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। अभी तक बाइंग हमें देखने नहीं मिली है डीएलएफ में। मुझे लग रहा है ये कुछ ही दिनों में या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन पे डीएलएफ भी शायद कैचअप प्ले कर सकता है यहाँ पे और 860 900 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और नीचे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे 750 का है। चलिए, रियल एस्टेट में पसंदीदा स्टॉक्स आदित्य की तरफ से। लेकिन इस वक्त बाजार में अगर आप देखेंगे मेजर प्लेयर्स, लार्जर कैटेगरी वाले स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है, इसमें कुछ हद तक कंजम्पशन के पॉकेट्स हैं और साथ साथ आप देखेंगे बड़ी दिग्गज कंपनियां आईटी से जुड़ी हुई है जहां पर काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिला है। आदित्य अग्रवाल की स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, भारती एयरटेल और एमएनएम जैसे स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन और सबसे ज़्यादा मजबूती इस वक्त है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी एक राय लेते हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून।
ये HUL और साथ ही FMCG स्पेस की अगर बात करें, पिछले 2-3 साल से साइडवेज एक्शन था, कोई खास मोमेंटम नहीं दिखता था, लेकिन अब लग रहा है कि FMCG बास्केट जो है चलने के लिए तैयार है। इज इट टू अर्ली टू से, या फिर यहाँ पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए? फेस्टिवल डिमांड तो है ही जो प्ले आउट करेगी, और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ऐलान आ रहे हैं वो इस सेक्टर के हक में हैं। गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी अब वो जोन में आ चुका है और रेडी है यहाँ से एक अच्छे खासे अप मूव दिखाने के लिए। माहौल भी है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश भी है और डोमेस्टिक प्ले भी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एफएमसीजी एज अ सेक्टर अगले 2025 के लिए आउट परफॉर्म करना चाहिए और यहाँ पे चुनिंदा स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। कुछ स्टॉक्स की आपने चर्चा की, जैसे HUL हो गया, मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बिल्कुल इस पे फोकस करना चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखिए स्टॉक को। एक इसमें हर्डल है अराउंड 2750 2760 का, एक बार वो निकाल दे तो मुझे लग रहा है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैरिको और इमामी, ये दो स्टॉक भी मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। अगर हम मैरिको की चर्चा कर लें यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 800 के लेवल्स मैरिको में देखने मिल सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 720 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है। और फाइनली इमामी, जिसमें हम देख रहे हैं काफी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और एक हिसाब से देखिए तो थोड़ा रूरल प्ले भी रहता है इमामी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होके अप मूव देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है आपको इजीली 700 के लेवल्स टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे और नीचे 600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं और ओवरऑल मुझे लग रहा है एफएमसीजी एज अ सेक्टर शुड कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ 2025 ऑल्सो। तो बिल्कुल FMCG सेक्टर पर कॉन्फिडेंस है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसा मानना है आदित्य का। आदित्य, वैसे रियल एस्टेट सेक्टर पर तो आपने अपना नज़रिया और आपके पसंदीदा स्टॉक्स बताएं, लेकिन उसके अलावा कोई स्टॉक्स जिन्हें आप क्लोजिंग ट्रेड्स में शामिल करना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी, मुझे यहाँ पे मुझे लगा मेटल्स बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। यहाँ पे टाटा स्टील के स्टॉक पे मेरी नज़र है और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा एक लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी टाटा स्टील में। हमारा टारगेट यहाँ पे आएगा 170 का और स्टॉप लॉस हमको लगाना है 156 का। इसके अलावा हमने चर्चा की अजमेरा रियल्टी की, वो भी मेरे बाय रिकमेंडेशन पे है। 1030 का यहाँ पे टारगेट है, 880 का स्टॉप लॉस है। तो अजमेरा रियल्टी फ्रॉम रियल स्टेट पैक यहाँ पे मुझे वो भी अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली। टाटा स्टील, अजमेरा रियल्टी, आदित्य अग्रवाल के फोकस रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स के पहले दो स्टॉक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी की जो तेजी है करीब करीब 90 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से सुधार तो आया है, लेकिन अभी भी 0.25% की नरमी के साथ ही हम निफ्टी बैंक को कारोबार होते हुए देख रहे हैं। आज के अगर हम हीरोज की बात करें बाजार में, तो क्लियरली वो IT स्टॉक्स हैं और IT के साथ साथ हम कंजम्पशन का भी जोर देख रहे हैं, क्योंकि HUL, नेस्ले, इटर्नल में अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट इटर्नल तो अपने ऑल टाइम हाइज पर जाकर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन कंजम्पशन में सिर्फ यही नहीं, कोलगेट, ब्रिटानिया, मैरिको जैसे शेयर भी आज कमाल कर रहे हैं। और कंजम्पशन के थीम को थोड़ा और ब्रॉड कर लीजिए तो हॉस्पिटैलिटी का जो दिग्गज कंपनी है इंडियन होटल्स, 4% की बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है इंडियन होटल में। इंडियन होटल आदित्य पुराने लेवल्स को अचीव करता हुआ दिख रहा है शेयर। ये आपको लगता है कि अभी और स्टीम बाकी है? क्योंकि अभी तो फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, कम से कम 4 से 5 महीने तो डिमांड अच्छी निकल के आएगी इंडियन होटल के लिए। बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम। आप देखोगे तो जनवरी 2025 में स्टॉक ने एक हाई बनाया था, वहां से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर चुका है और अब हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार बाइंग देखने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है ये तो सिर्फ अभी चाल स्टार्ट हुई है, रिजम्पशन ऑफ अपट्रेंड जिसको हम कहते हैं, वो देखने मिल रहा है हमें। अच्छे वॉल्यूम्स पे आज ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली बाइंग करके चलनी चाहिए। पहला टारगेट 900 का रहेगा और अगर 900 निकाल के स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर 1000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। 900,000 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 760 का। 760 स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे, थोड़ा पोजिशनल बेट ले, यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा। ठीक है, 760 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इंडियन होटल्स में आपको पोजिशनल बेट लेना है, थोड़ा इसको समय देना है। ये शेयर चलेगा, आप इसमें अगर
निवेशित अगर हैं तो आप इसमें बने रहिए, ये सलाह भी है आदित्य की तरफ से। लेकिन चलिए 2:25 हो गए हैं और ये जान लेते हैं कि आज के बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं, यानी कि खबरों के दम पर बाजार में कहां पर है एक्शन। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स में आज बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नज़ारा टेक की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर नया गेमिंग बिल लाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो है वो अब लागू होगा, जहाँ पर जो असली पैसे के गेम्स हैं उन पर लगाई जाएंगी पाबंदियाँ। ना ही सिर्फ गेम खेलने पर पाबंदियाँ होंगी बल्कि इनकी एडवर्टाइजमेंट पर भी पाबंदियाँ होंगी। और जैसा कि हम सुबह से ही बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का स्टेक है पोकरबाजी एक कंपनी में, जहाँ पर रियल मनी गेम्स खेली जाती हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी को भी इम्पैक्ट होगा। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन में ज़रूर बताया है कि वो जो भी नंबर्स बताते थे वो उनके ही नंबर्स होते थे, क्योंकि पोकरबाजी में उनका मेजॉरिटी स्टेक नहीं है, तो एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल्स रहते थे। पर ओवरऑल फाइनेंशियल्स में अभी भी देखें तो पोकरबाजी जो है कहीं ना कहीं वो एबिटा लॉस ही घोषित कर रहा है और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो इस खबर के चलते ये स्टॉक पे सुबह से ही गिरावट है, लगभग 8% से ज़्यादा की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ। इसी के साथ साथ आज औरोबिंदो फार्मा पर भी फोकस है, क्योंकि खबरें ये आई थी कि जेंटीवा एक यूरोपियन कंपनी है जिसके साथ जो है औरोबिंदो फार्मा डील कर सकती है। 5 से $5.5 बिलियन की डील हो सकती थी, जहां पर 40,000 करोड़ अगर INR टर्म्स में देखें तो इतनी इस डील के मायने बताए जा रहे थे। पर उस पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है कि फिलहाल कोई भी ऐसी जो खबर है उसकी वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। साथ ही बोला है कि ऐसे कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन नहीं किए गए हैं और उस खबर को वो खारिज करते हुए दिखे हैं। स्टॉक में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली है। इसी के साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर भी 10-12% की तेजी है। हाल फिलहाल जो कंपनी ने अपने नए स्कूटर्स लॉन्च किए हैं, साथ ही साथ कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, जिसके चलते स्टॉक में एक्शन है। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। ये भी ब्लॉक डील के चलते इसमें एक एक्शन और एक स्पाइक देखने को मिला सुबह ही, जहाँ पर अभी तक वो तेजी बरकरार है। और आखिरी में सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखें तो आज IT और FMCG की सेहत जो है अच्छी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे बाजार में भी ये दोनों ही इंडेक्स में आज जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। ठीक है, ये तमाम शेयर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं। शुक्रिया सृष्टि, ये बजिंग स्टॉक्स की सूची सामने लेकर आने के लिए। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, IT का कोई भी शेयर उठा लीजिए, बेहतरीन मोमेंटम आपको IT इंडेक्स में, IT शेयरों में दिखेगा। और कंजम्पशन में भी हम देख रहे हैं कि कुछ उसी तरह का माहौल है। HUL, नेस्ले, मैरिको, कोलगेट, यानी कि रूरल फोकस्ड कंजम्पशन स्टॉक्स हो या फिर अर्बन फोकस्ड, हर तरफ आपको बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। आदित्य, अगर हम शेयरों की बात करें, निफ्टी IT हमने देखा था कि 35,000 के नीचे चला गया था और उसके बाद रिकवरी अच्छी आ रही है। आज 850 अंक ऊपर है IT का इंडेक्स, 2.5% ऊपर, मतलब बेहतरीन तेजी। जरा बताएंगे IT में मिड कैप में आप दाव लगाएंगे या फिर स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप में कोई शेयर आपको पसंद है? अभिषेक जी, फिलहाल के लिए मैं लार्ज कैप के साथ स्टिक करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर हमें लार्ज कैप से देखने मिली थी और वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हमें आउट परफॉर्मेंस भी पहले देखने नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब यहाँ पे लीडरशिप लार्ज कैप्स को लेनी चाहिए और यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे आ सकता है। पहला स्टॉक में रडार पे TCS है। TCS अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन किया है और अब एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें आज उसमें बाइंग देखने मिल रही है। पिछले कुछ 7-8 दिनों के कैंडल को उसने एंगल्फ करके आज उसके ऊपर आया है, हाइस के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों पे आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली और शायद एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिले। तो 3200 लेके 3300 ये दो टारगेट आएंगे मेरे। 3200 से 3300 के दो टारगेट्स निकल रहे हैं TCS में। करंट लेवल से बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और इसमें स्टॉप लॉस हमको लगाना है 3050 का। 3050 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे और 3200 3300 ये दो टारगेट्स लगाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज, ये भी एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती है हमें। आज नीचे से अच्छे वॉल्यूम्स पे बाइंग देखने मिली है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली शायद 1600 तक लेके जाए स्टॉक को। तो यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज पे 1550 1600 ये दो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे 1450 का लगाना है। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस पे नज़र जो है ज़रूर रखेंगे। HCL टेक पे, IT पे जो है खास चर्चा भी जो हम करने वाले हैं। लेकिन चलिए, सोमिल मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सोमिल, बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आज?
सौमिल अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। राइट, सॉरी। हाँ, बताइए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे पिक्स होंगे, पहला पिक होगा बीएससी। बीएससी में ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। एक कंसोलिडेशन चल रहा है 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के बराबर ऊपर। आज थोड़ा सा मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। और मेरे जो टारगेट्स हैं बीएससी में, वो पहला टारगेट होगा 2800 का, उसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है। तो ट्रेल करके चलिए। स्टॉप लॉस जो होगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म वो होगा 2450। ये मेरा पहला पिक होगा। दूसरा पिक है पतंजलि। पतंजलि में भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये ट्रायंगल पैटर्न मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। आज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लिया है और ये मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में भी बहुत ही बढ़िया रैली कर सकता है। हाउएवर इन द वेरी शॉर्ट टर्म 1760 का एक स्टॉप लॉस रखे और टारगेट ऊपर में 1950 का रखें। एससी की बात करें तो खरीदारी की राय आई है 2800 टारगेट है, स्टॉप लॉस 2450 का है। कैपिटल मार्केट थीम पे जो है हमारी नज़र बनी हुई है। सोमिल के पिक्स आ रहे हैं। आदित्य, एक बार न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की तो ऑफकोर्स 15% की उछाल आ ही गई, कितना सस्टेन करेगा वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन पेटीएम, पीबी फिनटेक, इन दोनों स्टॉक्स को लेके आते हैं। और इंटरेस्टिंगली दर्शकों को मैं बता दूं, आज नेशनल फिनटेक डे है 20 अगस्त। पीबी फिनटेक और पेटीएम, इन दोनों स्टॉक्स को लाएं। ये स्टॉक्स तो जो चल गए हैं हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टर साहब, लेकिन पीबी फिनटेक और पेटीएम दोनों को लेके आए। पोजिशनली कौन सा स्टॉक में जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, ज़रा ये बताएं। पीबी फिनटेक देखिए रिकवरी की कोशिश कर रहा है और पेटीएम का भी जो है स्टॉक एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे फायर करें। आज वर्ल्ड फिनटेक डे है तो इसलिए मैं इन दोनों स्टॉक्स को लाया हूँ। फिनटेक के जो है बड़े प्लेयर्स है या देखिए, और टेक्निकली बजाज फाइनेंस भी बहुत बड़ा फिनटेक है जो सबको इंस्पिरेशन देता है। आदित्य, फिनटेक में पेटीएम, पीबी फिनटेक, कौन सा रहेगा स्टॉक, किसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है? बेहतरीन है। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड की चर्चा कर ले तो शायद पीवी फिनटेक यहाँ पे बेटर लगेगा, बट अगर हम चार्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे पेटीएम थोड़ा बेहतर लग रहा है। दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम पेटीएम के पहले चर्चा कर ले तो यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड आता है। ऑलरेडी 1250 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे 1350 का टारगेट आता है और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप बनता है। तो इस लिहाज से मैं सजेस्ट करूंगा, अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है तो पीवी फिनटेक पे नजर रख के यहाँ पे ऊपर में 2200 के टारगेट्स निकल कर आएंगे। नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 1850 का लगाना है। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ पीबी फिनटेक में खरीदारी करे। और अगर आपको पोजिशनल बेट लेना है तो मेरे हिसाब से पेटीएम अभी भी बनता है एक लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे इसमें स्टैगर्ड बाइंग करे, वन गो में बाई ना करे, करंट लेवल्स पे 50% बाई करे। और अगर हमको यहाँ पे डिक्लाइंस देखने मिलते हैं 1150 1100 तक तो और एडिशन करे स्टॉक पे, आने वाले दिनों पे ये 1500 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिखाएगा। सो पेटीएम, पीबी फिनटेक दोनों ही बेहतरीन है। करंट लेवल्स पे अगर खरीदारी करनी हो तो पीबी फिनटेक के साथ जाना चाहूंगा 2200 के टारगेट के लिए। अच्छे हैं, लेकिन पीबी फिनटेक पर खरीदारी का मौका इस वक्त नज़र आ रहा है। 2200 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं, तो इस पर फोकस कीजिएगा ज़रूर। सोमिल, हाय, गुड आफ्टरनून। आपसे दो सेक्टर्स पर आपका नज़रिया जानना चाहूँगी। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा फार्मा। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा था। अब इस हफ्ते की शुरुआत से रियल एस्टेट में भी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र है, जो आपको पसंद आते हैं? और फार्मा सेक्टर जो है डिफेंसिव के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में भी बाजार को संभाल रहा था, लेकिन अब इस वक्त हम देख रहे हैं 2 सेशन से जहां बाकी सब चल रहा है, फार्मा ने बैक सीट पकड़ी है। इस गिरावट में क्या कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में भी ढूंढी जाए? पहले रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, ये सारे स्टॉक्स, जो ये 3 स्टॉक है वो मैं हमेशा एक रडार में रखता हूँ फॉर एनीथिंग अबाउट रियलिटी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, या अगर आप कहें कि सबसे बेस्ट सेटअप किसका है, तो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है और वो एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी डेली मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट्स पे बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं इसके 2150 के बनते हैं फॉर
गोदरेज प्रॉपर्टीज, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1975। सो इन ये 3 स्टॉक्स में से मुझे डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट सेटअप लगता है। डीएलएफ अभी भी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, आज थोड़ा नेगेटिव भी है। मुझे लगता है लेट्स वेट एंड वॉच फॉर डीएलएफ, और अगर क्रूशियल लेवल्स ऊपर में टूटते हैं तब जाके इसके अंदर बाइंग बनती है, लेकिन इस समय गोदरेज प्रॉपर्टी वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। फार्मा में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा है, डेविस लैब्स, औरोविंदो फार्मा, बायोकॉन, बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रैलीज दिखाई है। उसके बाद इसके अंदर करेक्शन भी देखने मिला है, एक रिट्रेसमेंट देखने मिला है। अगर आप एक ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो इन द लास्ट लेट्स से दो महीनों में 1360 के लो से ऊपर में 2280 के आसपास, 2300 के आसपास के हाईज बनाए, बहुत अच्छी रैली देखने मिली। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन है, ये रिट्रेसमेंट कहें कि पॉज कहें, जो चल रहा है इस समय। विल वेट फॉर अ गुड रिवर्सल ऑन दिस स्टॉक। अगर एक रिवर्सल मिलता है तो फिर से इसके अंदर एक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस समय अगर फार्मा में देखें तो सिप्ला मेरा फेवरेट पिक होगा फॉर सम टाइम नाउ। सिप्ला में एक 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से एक रैली शुरू हुई है, और मेरे टारगेट्स जो सिप्ला के हैं वो 1620 और उसके ऊपर 1650 के हैं। स्टॉप लॉस आप 20 डेली मूविंग एवरेज पर लगा लीजिए, 1527 पर 20 डेली मूविंग एवरेज है, उसके आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के इस पे एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। बिल्कुल, तो चलिए रियल एस्टेट और साथ साथ फार्मा स्पेस को किस तरह से प्ले आउट करना है और उनमें पर्टिकुलरली कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर है, ये आपने जाना। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, विवेक कारवा है हमारे साथ। विवेक, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपसे बाजार पर आपका फंडामेंटल टेक हम जानेंगे, लेकिन गेमिंग सेक्टर और गेमिंग स्टॉक्स आज फोकस रेडार पर है। उससे जुड़ी एक जानकारी भी हमारे व्यूअर्स को हम सब एक बार बता देते हैं। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश हो चुका है, जिससे स्टॉक्स लाइक नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और साथ ही डेल्टा कॉर्प, इन तमाम शेयरों में बिकवाली का दबाव है। नज़ारा टेक तो ऑलमोस्ट 8% टूट गया है। नए बिल में क्या खास है और इससे किन कंपनियों पर कितना असर पड़ता दिखेगा, इससे जुड़ी एक खास रिसर्च मेरी सहयोगी स्नेही शाह लेकर आई हैं। स्नेही, बताएं, लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश तो हो चुका है, लेकिन इससे इक्विटी मार्केट में कितनी हलचल मची है? जी हाँ, बिल्कुल, लोकसभा में प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया गया है। ऑनलाइन रियल मनी गेम्स, जो कि RGM है, पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा गया है। अब आइए समझते हैं कि ये RMGs क्या है। रियल मनी गेम्स ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पैसे देकर हिस्सा ले सकते हैं, नकद पुरस्कार की संभवता है। यहाँ पर ड्राफ्ट बिल में सभी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की सेवाएं शामिल है। कोई भी खेल जिसमें यूज़र पैसे लगाते हैं और पैसे जीतने की उम्मीद रखते हैं या पैसे जीतते हैं, उसे रियल मनी गेमिंग कहा जाता है। अब गेमिंग बिल में क्या प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसे खेल जो RMGs है, उनका ऑफर, प्रोत्साहन और प्रचार अपराध माना जाएगा आगे जाते हुए। एंट्री फीस या पैसे जमा करने पर ऑनलाइन मनी गेम कहा जाएगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म लक बेस्ड गेम ऑफर करे या स्किल बेस्ड गेम, उसे ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कहा जाएगा। इन खेलों के विज्ञापन पर भी पूरी तरह से पाबंदी है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को के भुगतान प्रक्रिया करने से भी रोका जाएगा। क्या ये बिल क्यों लाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? लत लगना, मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं की खबरें भी हमने सुनी है इन गेम्स के वजह से। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में खलल जैसी गंभीर समस्याएं आई है, इसलिए इन ऑनलाइन गेम गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन गए हैं और इस कारण से इस बिल की पेश कर दी गई है। अब अगर हम बात करें कि किन कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, नज़ारा टेक पर हम ऑलरेडी असर देख रहे हैं। नॉर्डविन गेमिंग और पोकर के सब्सिडरीज के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में नज़ारा टेक अपना हिस्सा लेता है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, खेलो फैंटेसी लाइव, SD11 फैंटेसी, विनजो, गेम्स 24/7, जंगली गेम्स, ऐसे कई सारे जो फैंटेसी गेम्स हैं जो पैसे लेकर एंट्रीज करा
बार आते हैं और जहां पर यूज़र्स पैसे जीत भी सकते हैं, इन सारी कंपनीज पर बैन लग सकता है और इन सारी कंपनीज को रियल मनी गेमिंग्स कहा जाता है। तो इस बिल की जो पेशकश हुई है लोकसभा में, इसके पास होने की क्या प्रक्रिया है और आगे जाके क्या होता है, इस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। शुक्रिया आपका ये इम्पोर्टेंट डिटेल हमें बताने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च। और विवेक का ये ऑनलाइन गेमिंग को लेकर और पर्टिकुलरली उससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल पास तो कर दिया है, लेकिन रियल मनी गेमिंग जिसका जिक्र अभी इसने ही कर रही थी, रियल मनी गेमिंग का तो गेम ओवर मानो हो चुका है। और ज़रूरत भी कुछ हद तक या काफ़ी हद तक इनकी थी, क्योंकि जैसे हम अभी सुन भी रहे थे, काफ़ी हद तक लत लग जाना, इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस और साथ साथ एक तरह से साइकोलॉजिकली भी ये गेम्स जो हैं शायद आज के यूथ समझ भी नहीं पाते और कितना प्रभाव डालते हैं उनके जहन पर। आप क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे जो पूरा डिटेल्ड रिसर्च हमारी सहयोगी लेकर आई हैं उस पर? तो गुड आफ्टरनून। देखिए, रियल मनी गेमिंग का गेम ओवर ये तो सही है, लेकिन जहां तक आपने कहा कि लत लग जाना वगैरह, तो देखिए लोगों को लत कई टाइप की लगती है। और कंट्रीज लाइक दुबई वगैरह, आई थिंक 2027 में उधर कैसीनोस खुल रहे हैं। तो ये कुछ हद तक मतलब आप रेगुलेशन तक ठीक है, लेकिन आप अगर ब्लैंकेट बैन ऐसे करते हो तो मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। आज अगर आप नोट करो ग्लोबली, तो आपका कितना पैसा मतलब भारत से कंट्रीज लाइक जहाँ पे कैसीनो श्रीलंका है वहां पे बहुत पैसा जाता है, थाईलैंड बहुत पैसा जाता है। तो अगर मैं अगर केंद्र सरकार में अगर प्रधानमंत्री रहूं, तो मैं तो ये बोलूं कि हर स्टेट को कि अपने अपने स्टेट में आप एक सिन सिटी खोलो। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ, कि सिन सिटी खोलो जहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज अलाउड रहे। लास वेगास कैसे बना था यूएस में, पूरा का पूरा उधर गेमिंग ही होता है, कैसीनो कैपिटल है वो। तो लास वेगास एक राजस्थान के जैसे एकदम डेजर्ट एरिया थी, तो उसको आज ऐसा बना दिया है। तो काफी हद तक आई थिंक अपने को 4 स्टेप आगे सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट बैन। और जहां तक आपने लत का सवाल किया था, काफी जनों को मैं जानता हूं जो इंटरनेशनल एप्स लेके आज भी कर रहे हैं, जो भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो ऐसे ऐसे वेबसाइट्स भी है, ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे आप डॉलर या फिर यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हो और वहां पे गेमिंग ऑलरेडी करते हो। तो ये जो क्रिकेट बेटिंग है वगैरह, ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, विद इन इंडिया जो लिस्टेड कंपनीज है उनका गेम जरूर ओवर होके रखा है। तो जहाँ पे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज इतनी रहे, वैसे सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद करूंगा मैं। और जहां तक आप रेगुलेटरी बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल या लिकर स्पेस है, वहां पे भी लोगों को लत लगती है, सिगरेट्स है वहां पे भी लगती है। तो ये सब में बैन डायरेक्टली होता नहीं है। तो आई थिंक दूर रहिए इस सेक्टर से, लेकिन ओवरऑल मैं डिसएग्री करता हूँ इस बिल। नहीं, ठीक है, आपका विचार है, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं सर, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। हालांकि जो सरकार की मुझे लगता है चिंता ये होगी कि जो इसमें जो ट्रांजैक्शन आ रहा है ना, वो 60% ट्रांजैक्शन या उससे ज़्यादा Tier 2 Tier 3 शहरों से आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा पैसा काफ़ी जा रहा है, श्रीलंका में लोग लास वेगास जा रहे हैं जहाँ पर कैसीनो है, देश के बाहर निकल रहे हैं। तो विवेक जी, पैसा सिर्फ जा ही रहा है कि कुछ आ भी रहा है? ऐसा तो नहीं कि आ नहीं रहा है तो सरकार ने कहा कि इसको बैन ही करो यहाँ पे। देखिए, गेमिंग एक ऐसी चीज है ना, जहाँ पे आप कैसीनो में चले जाओ, द हाउस इज ऑलवेज द विनर। हाउस इन द सेंस तो उस कंपनी को चलाता है। आप फॉर एग्जांपल कोलंबो में जाओगे, बेलीज कैसीनो उधर करके है, आप कभी नहीं जीतने वाले, लेकिन जो हाउस है, जो ओनर है कैसीनो का, वही जीतता है। तो वहां पे जो देखिए भारत में भी बहुत हद तक चल रहा था, अभी भी आई थिंक कुछ जगह पे चलता है, जैसे डब्बा ट्रेडिंग है। अब डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है, ना असली बाई होती है ना असली सेल होती है, लेकिन कोई ना कोई एक मास्टर प्लेयर होता है जो सारा रिस्क लेता है, और एंड ऑफ द डे वो मास्टर प्लेयर जीतता ही जीतता है। तो जैसे डब्बा ट्रेडिंग है, ये सारा का सारा वैसा ही एक सिस्टम है, जहाँ पे आप जीतने वाले नहीं हो, तो कैपिटल अंदर आने का तो सवाल ही नहीं है। अंदर हाँ, भारत में जब आ सकता है, जब आप टूरिज्म बहुत अच्छे से डेवलप करो, और आज के दिन तो बहुत स्कोप है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। मतलब आप समझ लो, जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उदाहरण के लिए बोलता हूँ, अगर व्यूअर्स सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझते हैं, उदाहरण के लिए आप समझ लो एक फॉरेनर फैमिली घूम रही है इंडिया में, और उनको खाली वॉशरूम की जरूरत रहे,
तो कहाँ जाके यूज करें, वो फैसिलिटीज तक आज तक अभी तक मतलब अवेलेबल नहीं है। तो काफी डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत ग्रेट चीजें कर सकते हैं भारत के लिए, लेकिन अभी पैसा आ नहीं रहा है, जा ही रहा है। एंगल इस पूरे के पूरे मामले पर हमें इस वक्त सुनने मिला है। हालांकि डेल्टा कॉर्प पर एक नज़र होनी चाहिए। डेल्टा कॉर्प ऑनलाइन गेमिंग में फ़िलहाल नहीं है, वो बिज़नेस उन्होंने बेच दिया था। अब सिर्फ कैसीनो और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो है इनका। इसी के चलते नज़ारा टेक में बड़ा गिरावट का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन डेल्टा कॉर्प का स्टॉक अब भी चल रहा है। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स एट 3, BTS, TST, BT ट्रेड्स, ऑप्शन के चैंपियन, ट्रिगर्स, इवेंट्स और हमारे एक्सपर्ट से बातचीत, सब कुछ जारी रहेगा। In association with SBI, best has Vikram Solar Limited. We are a solar photovoltaic module manufacturer with 4.5 gigawatts of installed manufacturing capacity. Now launches an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each in the price band of 315 rupees to 332 rupees per equity share. Bid offer opens on Tuesday, August 19, 2025. Closes on Thursday, August 21, 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. क्या कर रहे हो? अपनी टीम के लिए वीडियो बना रहा हूँ और रेंडर तो रेंडर होने तक प्रैक्टिस हो गया। Lenovo, damn the odds. पता बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी। जो सपना था अब वो सच्चा सारा होगा। घर अपना और उस पर नाम हमारा होगा। पता बदलने का ख्याल अपने साथ हमेशा जिंदगी बदलने की उम्मीद ले आता है। मैजिक ब्रिक्स, पता बदलो, लाइफ बदलो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। An investor awareness initiative by SEBI. ये इकोटेक प्लाई है, 10 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका तो काम सही है, दाम भी। इकोटेक फ्रॉम ग्रीन प्लाई, 10 पॉइंट क्वालिटी चेक, 10 साल की वारंटी। सर इन्हें क्रिप्टो करके लाइफ सेट करनी है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब। डर लग रहा है? नहीं आता। इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। क्रिप्टो कोच, CoinDCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। इन्फोसिस का शेयर है आज दिन की ऊंचाई पर 4% की तेजी इन्फोसिस के शेयर में हम देख रहे हैं। टीसीएस उसके पीछे 2.25% की तेजी टीसीएस में है और निफ्टी की जो मजबूती है वो है 90 अंकों की। 25,070 का लेवल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, डे हाई के आसपास ही टिका हुआ है और आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी बाजार में आपको बेहतर दिखाई देगा। आईटी के साथ साथ कंजम्पशन के खेमे में भी बढ़िया रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन एक और सेगमेंट जिसमें हाल में तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी और उसके बाद अब शेयर थोड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में स्पेशली जरा लोढ़ा डेवलपर को लेकर आइए। आई थिंक कि चौथा या पांचवा सत्र होगा जब लोढ़ा के शेयर में लोअर लेवल से हम बाइंग देख रहे हैं, तो इस पर आप नजर रख के चलिएगा। एक और शेयर जहां स्ट्रेंथ आ रही है वो है वोडाफोन का। हालांकि ट्रेडर्स इसमें थोड़े एक्टिव रहते हैं। इस पर एक बार जरा सौमिल जी से व्यू ले लेते हैं। विवेक जी से व्यू नहीं लेंगे, मुझे पता है विवेक जी इसके बारे में क्या बोलेंगे, तो सौमिल जी से व्यू लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। दरअसल जो अपने बिल्कुल एंट्री लेवल वाले जो टैरिफ पैकेजेस थे उसको डिसकंटिन्यू किए हैं जियो ने और एयरटेल ने, और उम्मीद है कि वोडाफोन भी इसी राह पर चलेगा। तो एक बार जरा सौमिल जी व्यू दीजिए। 7 रुपए के नीचे का ही तो शेयर है अभी ये, और हम ये देखते हैं कि कई बार 5% 10% चढ़ जाता है, फिर घूम फिर के वही 6 साढ़े 6 रुपए का भाव हो जाता है। क्या सलाह होगी आपके ट्रेडर्स के लिए? ये स्टॉक पे मेरा मीडियम टर्म व्यू डेफिनेटली नेगेटिव है।
शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ से 8 रुपए तक शायद जा सकता है, 7.5 रुपए 8 रुपए तक जा सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उसे मेरी एक ही सलाह है कि इससे दूर रहें, क्योंकि ये बाउंस करके फिर से ये नीचे की तरफ ही रुक करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे। उसके ऊपर क्लोजिंग आने में बहुत दिक्कत आती है। तो जब तक इसके अंदर एक अच्छा सा ब्रेकआउट नहीं आ जाता, 200 डेली एक्सपोनेंशियल की मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन ना हो जाए, तब तक ये स्टॉक से डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। आइडिया को अवॉइड करने की सलाह है सोमिल की तरफ से। एक बार जरा फर्टिलाइजर स्टॉक्स आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आरसीएफ अचानक से एक स्पाइक आया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एनएफएल यानी कि नागार्जुना फर्टिलाइजर, उसमें भी हम बढ़िया मूव देख रहे हैं और दोनों के दोनों शेयर अपने डे हाई पर हैं। ये सडन स्पाइक आया है। आरसीएफ 5% ऊपर आपको दिखाई देगा और एनएफएल में भी आपको बढ़िया मूव दिखाई देगा। मद्रास फर्टिलाइजर, फैक्ट, जुआरी इंडस्ट्रीज, ये जो तमाम शेयर्स हैं यहाँ पर बेहतरीन बाइंग हो रही है। और चाइना के साथ जो करार हुआ है, भारत का करार तो क्या कहेंगे, उनके विदेश मंत्री वैंग यी भारत के दौरे आए थे और उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट वगैरह जो बैन कर रखा था चाइना ने डीएपी वगैरह का, डाई अमोनियम फॉस्फेट का, उसको वो फिर से खोलेंगे भारत के लिए। तो निश्चित तौर पर फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए एक राहत की चीज़ तो होगी है। विवेक जी, कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को और ये जो तेजी आ रही है फर्टिलाइजर शेयरों में, जो नई वाली तेजी बनी है, क्या आपको लगता है कि अभी और बढ़ेगी ये? देखिए, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और वही चीज हो रही है। और जो आज यूएसए कर रहा है उसके कारण भारत और चीन थोड़े से नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के। और इसका फायदा मुझे लगता है कि जो मेजर सप्लाईज चाइना से आती है, वो चाहे रेयर मैग्नेट्स हो या फिर फर्टिलाइजर या फिर काफी केमिकल कंपनीज, तो ये स्पेस आपको क्लोजली नजर में रखना चाहिए, क्योंकि वहां से अगर थोड़ा बहुत भी अगर रिलैक्सेशन आता है, जो ट्रेड बढ़ता है, तो इस सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है, देखिए भारत सरकार का भी अभी फोकस यही है। काफी स्टेट्स में इलेक्शंस वगैरह आएंगे अभी लगातार, और तो जो फार्मर्स पे फोकस है वो भी रहने वाला है। और आरसीएफ टाइप ऑफ कंपनीज में देखिए, जो रियल एस्टेट की आप कब से बातें कर रहे हो, उस कंपनी में आप अगर देखो तो रियल एस्टेट लैंड बैंक बहुत तगड़ा लैंड बैंक है, और वो बिल्कुल ही फैक्टर नहीं हो रहा है आज के दिन स्टॉक प्राइस में। अभी आज होगा, कल होगा, 10 साल बाद होगा, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन कंपनीज लाइक आरसीएफ है और एनएफएल है, ये कंपनीज को आपको बहुत अच्छे से क्लोज में नजर रखनी चाहिए। और आरसीएफ मेरा टॉप पिक रहेगा इसमें एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए। आरसीएफ पे जो है नज़र रहेगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे जो यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। अब लेकिन कुछ जीएसटी ने जो है हाल ही में अनाउंसमेंट भी किया कि ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ज़रूर आएंगे, लेकिन जो और प्राइसेस है वो बढ़े हुए सल्फर रिलेटेड, तो शायद ये वायबल ना रहे। लेकिन अपमूव होता है तो उस पर भी नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन चलिए हमारे खास ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट में चलते हैं। तो ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रही है स्नेहा सेठ एंजल वन से। गुड आफ्टरनून स्नेहा, बताएं आपके पिक क्या रहने वाले हैं आज? देखिए, आईटी पैक्स से इन्फोसिस एक काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छा बेस बना के मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी सी अपमूव पॉसिबल है। ऑप्शन डेवलपमेंट है वो इंटरेस्टिंग है। तो आई वुड सजेस्ट कि 1500 की जो कॉल है उसे 18 से 20 रुपए के रेंज प्लस 8 का लगाना है। टारगेट 40 का रहेगा एज पर टारगेट स्टॉप लॉस। मैक्सिमम इन्वॉल्व है जो कि अराउंड 4800 का लॉस हो सकता है इसमें इन केस ऑफ स्टॉप लॉस हिट होता है। तो और अपसाइड में जो टारगेट हिट होता है तो पॉसिबिलिटी है कि 8000 का प्रॉफिट हो जाए। इस पे जो है नज़र रहेगी। अधिकतम मुनाफा देखिए 8000 रुपये का है, नुकसान 4800 का, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल साइड में है। 2:1 का ऑलमोस्ट ये रेशियो देखने मिला। स्टॉक भी लगभग 4% ऊपर है, 1500 लेवल्स के पास ऑलमोस्ट आ गया। धन्यवाद स्नेहा, आप हमारे साथ जुड़े और ऑप्शंस की इम्पॉर्टेंट रणनीति आपने शेयर किया। लेकिन याद रखिए, जब भी वायदे बाज़ार में आप ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह मशवरा करें।
लेकिन चलिए एक बार बाजार पे वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम स्टॉक्स मार्केट्स है 3 BTST STBT ट्रेड्स और कल की तैयारी पे हमारी नजर रहेगी। स्वागत है आपका हमारे क्लोजिंग कॉल्स पे। देखिए निफ्टी भी अपनी डेज हाई लेवल पे है, 25,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। और देखिए लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है कि ये पॉजिटिव रहेगा। ऑटो एंसिलरी स्पेस पे जो है मेरी नज़र है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया। यहाँ पे देखिए तो एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। ऑटो सेक्टर में देखें तो थोड़ी चर्न आई थी लास्ट वीक से, अच्छी मोमेंटम ऑटो स्टॉक्स में देखने मिल रही। तो धीरे धीरे करके ये परकुलेट यानी कि नीचे जा रहा था सेकंड ऑर्डर इफेक्ट पे। TI इंडस्ट्रीज़, MRF, MNM ये सारे स्टॉक्स थे। कल जो था बैटरी स्टॉक्स पे भी अच्छी मोमेंटम आई थी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे जो है राय चाहिए। सोमिल ज़रा बताएं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए जहाँ पे हमारी नज़र होनी चाहिए? ये स्टॉक पे बेसिकली जो हमने लास्ट 3-4 हफ्तों से एक अच्छी रैली देखी है, ये रैली ने एक बेजिंग आउट पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है। 200 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर आज हम क्लोजिंग दे रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। आई वुड स्टिल वेट फॉर अ स्मॉल कंसोलिडेशन हियर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पूरी रैली देखी फ्रॉम 2775 के आसपास से ऊपर में 3250 के आसपास, मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन होगा ऑन द अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज, और फिर से ऊपर की तरफ इन द मीडियम टर्म आउटलुक एक अच्छा पोजिशनल रैली देखने मिलेगी। अगर पोजिशनली आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो अराउंड 3000 के आसपास है, और ऊपर में मुझे लगता है टारगेट कम से कम यहाँ से 3470 के आसपास के टारगेट बनते हैं। चलिए ये टेक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर 3175 किस तरह आधे % तक की तेज़ी यहाँ पर हम देख रहे हैं। विवेक आपसे आपका एक फंडामेंटल आउटलुक FMCG पर जानना चाहूँगी, और इन पर्टिकुलर मैरिको के चार्ट को एक बार पुलअप करते हैं। ऑल टाइम हाई पर हम देख रहे हैं करीब 3.5% की तेज़ी 751 के स्तर पर, और साथ साथ इमामी पर भी फोकस होना चाहिए। 4% की तेज़ी आज के सत्र में यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और विवेक जब FMCG की हम बात करते हैं तो रूरल और अर्बन थीम्स की भी बात हो जाती है, और ये दोनों ही स्टॉक्स और दोनों कंपनियाँ इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्र और साथ ही शहरी क्षेत्र दोनों पर फोकस भी करती है। स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है, और ये FMCG कंजम्पशन में आगे यहाँ पर तेज़ी तो रहेगी, बिकॉज डिमांड जो है लगातार बढ़ती नजर आएगी एटलीस्ट ईयर एंड तक। आपका फंडामेंटल टेक क्या कहता है? मानसी, मैं ऐसे डिस्क्लोजर देता हूँ जो सुन के आपको हंसी भी आएगी। 2000 आई थिंक 8 या 9 में ये मेरे 60 रुपए में लिया हुआ पड़ा है मारिको। और उसके बाद में इसका जो स्प्लिट हुआ था शायद काया स्किन क्लिनिक, उसका भी शेयर अलग से दिया। तो मुझे मालूम नहीं है कितना उसने वेल्थ क्रिएट किया है अभी तक। और जितनी भी कॉलेजेस में मैं जाता हूँ सबको, मतलब एटलीस्ट जो गर्ल्स कॉलेज में जाता हूँ उनको तो ये बोलता हूँ कि भाई खाली पैराशूट यूज करा करो, क्योंकि आप लोग यूज करोगे तो मैं पैसे वाला बनूंगा, क्योंकि मारुति को बनाती है पैराशूट ऑयल। तो मतलब बहुत ही शानदार तो बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड आई थिंक अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा मैंने, मैनेजमेंट का कहीं तो कमेंट्री पड़ी थी, आजकल भी पड़ी थी कहीं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डिमांड है और यहाँ से पिकअप होती हुई लग रही है, और जो ऑयल का फोकस था उसके अलावा और डाइवर्सिफाई होने वाला उनका बास्केट। और उसके अलावा जो अभी ये GST की बात कर रहे हैं हम लोग, अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो इनकम टैक्स में रिलीफ मिला है उसके कारण आपको कंजम्पशन में बम्प आएगा, जिससे मैं थोड़ा बहुत मतलब 50-50 एग्री कर रहा था। लेकिन ये जो GST का अगर बेनिफिट आता है तो उसके कारण आई थिंक रूरल और अर्बन दोनों साइड में आपको हर सेक्टर में कंजम्पशन इंक्रीज होते हुए दिखेगा। समझ लीजिए जो प्रोडक्ट आपको 28% से कोई गाड़ी अगर टैक्स में मिल रही है और अगर वो आपको 18 में मिलने लग जाए तो काफी ये इसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिलने वाला है। तो FMCG यस अब तक इतना परफॉर्म किया नहीं है, ऐसे लगा रहा है। तो मैं तो बैंकिंग, FMCG, IT इन सब पे ऐसे कॉन्ट्रा बेट करना चाहूंगा। तो मारिको एज ए डिस्क्लोजर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है
और उसके अलावा जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है, आई थिंक जो अर्बन और रूरल दोनों पे फोकस करती है, उन कंपनीज पे आपको निवेश करना चाहिए। आपके इस एक्सप्लेनेशन से तो सच में इनफैक्ट केस स्टडी बनाकर रखा है आपने इसे, और सही कहा आपने, अगर 60 के लेवल्स पे आपने खरीदा है तो वेल्थ क्रिएशन तो काफ़ी हुई होगी। और इन एडिशन टू दैट आपको बताऊं कि हेयर ऑयल जो 12% टैक्स स्लैब में आता है वो अब 5% या 0% हो जाएगा, और साथ साथ कोपरा प्राइसेस जो हैं वो भी कम हो ही रहे हैं। सो एडेड एडवांटेज यहाँ पर इस फैक्टर पर भी नज़र होनी चाहिए, और ये जो तेज़ी है ये शायद पूरी तरह से बरकरार रहेगी तो पोर्टफोलियो में चमक तो दिखेगी ही विवेक। लेकिन चलिए एक और टेक, इनफैक्ट एफएमसीजी पर तो लगातार बातचीत हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक्सचेंजेस पर खबरें ढेर सारी आ रही है। रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद ऐसा लगा कि हो सकता है कि एक पॉइंट इन टाइम आए जहां पर खबरें कम हो, ट्रिगर्स कम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार की तरफ से भी जो सारे बयान, अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इवेंचुअली सेक्टर्स पर, और इसके अलावा भी कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज ढेर सारे हैं। सारी इंपॉर्टेंट खबरें आनंद शुक्ला मार्केट एट 3 सेगमेंट में हमारे लिए लेकर आए हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स? गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक की बाजार की तरफ देखें तो मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन आज आईटी सेक्टर में लगातार दूसरे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा कोफोर्स 3.5% और एम्फेसिस में भी 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। न्यू एज टेक कंपनियों में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। स्विगी 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ इटर्नल यानी कि जोमेटो 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है, और पेटीएम में भी करीब करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है इसकी बात करें तो लेटेंट व्यू का शेयर देखें 4% की तेज़ी दिखा रहा है आज, और 12 गुना, औसत से 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है शेयर में। इसके अलावा आज जीएसटी पर GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है, जिसके चलते एफएमसीजी शेयरों में भी तेज़ी दिख रही है। डाबर का शेयर देखें 2% की तेज़ी है शेयर में, और करीब करीब 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो 0.3% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है। साथ ही साथ हमने देखा था कि कंपनी ने स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था थोड़े दिन पहले। 15% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर में आज, और औसत से करीब करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो नेटको फार्मा पर एक खबर आई है। कंपनी ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है, और ये जो दवा है वो फेफड़े में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि आज फार्मा सेक्टर में गिरावट दिख रही है, तो शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। और अंत में बात करें वेदांता की, तो वेदांता की जो डीमर्जर का जो मामला था उसकी जो है सुनवाई टल गई है। एनसीएलटी ने सुनवाई 17 सितंबर तक टाल दी है। आपको बता दें कि सरकार और सेबी ने डीमर्जर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। शेयर में करीब करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ये सारी डिटेल्स और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और स्टॉक का जिक्र करते हैं और उससे जुड़ी रिसर्च भी आपको बताते हैं। वो स्टॉक जिसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखा है। बात मैं कर रही हूँ ओला इलेक्ट्रिक की, और ओला इलेक्ट्रिक में आज लगातार दूसरा दिन है जबकि तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। 19% की तेज़ी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इस स्टॉक में 53 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट 25% से भी ज़्यादा की तेज़ी ओला इलेक्ट्रिक में नज़र आ चुकी है। अभिषेक, ज़बरदस्त तेज़ी, और अब तो सवाल ये उठता होगा लोगों के जहन में, 53 रुपए के दाम पर मिल ज़रूर रहा है, लेकिन क्या गाड़ी छूट गई है? नहीं, गाड़ी छूटी नहीं है मानसी। गाड़ी कहाँ छूटी? अभी तो इसका आईपीओ प्राइस भी बहुत दूर है। अभी मतलब 76 रुपए इसका आईपीओ प्राइस है। हम देख रहे हैं कि 53 रुपए का भाव है। तो 2 दिन में चला बहुत है, लेकिन दर्द भी तो ओला ने बहुत दिया है। अब इनके जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, उन्होंने आगे के ग्रोथ को लेकर बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई है, और मार्केट शेयर को रीगेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ उनके प्लान्स हैं। भाविश अग्रवाल ने कहा है कि उनका टारगेट ये है कि जल्दी ही 25 से 30% का मार्केट शेयर हासिल किया जाए। ओला इलेक्ट्रिक मतलब 25-30% की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मार्केट शेयर तो एक तरह से मोनोपोली थी पहले। तो ये एक रणनीति है। दूसरी चीज ये है कि संकल्प इवेंट जो उनका था, उन्होंने नया S1 Pro स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इसकी रेंज जो होगी मतलब काफी दमदार बैटरी है,
करीब करीब 300 किलोमीटर की रेंज होगी। टॉप स्पीड की बात करें तो 150 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड होगी और दमदार बैटरी इसमें है। तो ये सारी चीज़ें, रोडस्टर जो उनकी बाइक है इसको भी फिर से रिलॉन्च कर रहे हैं या फिर कुछ नए वेरिएंट में ला रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स में इसमें बाइंग हो रही है। कल का जो सत्र था मानसी, वैसे तो 5 में से 4 दिन ये शेयर चल चुका है, लेकिन कल हमने बहुत तगड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी। कल 20 डे की अगर हम एवरेज से अगर तुलना करें जो कि करीब 11 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन कल जो वॉल्यूम था वो था करीब 58 करोड़ शेयरों का। तो बड़ी तगड़ी वॉल्यूम था और उसमें से करीब 20% के आसपास की तो डिलीवरी हुई है। 25% करीब करीब 14.25 करोड़ शेयरों की, जो कि 2 महीने के हाईस पर था। तो ये जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा ये दिखा रहा है कि लोग फिर से रिटेल जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। अगर हम इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो घाटा अभी भी है, लेकिन पिछले जो नतीजे इन्होंने जारी किए हैं तो उस लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जो घाटा 870 करोड़ से घटकर वो आ गया है 428 करोड़ रुपए पर। अगर हम घरेलू निवेशकों की बात करें तो लास्ट ईयर जो उनका हिस्सा था करीब 19.5%, वो बढ़ के हो गया है 23.5% के आसपास। और ये 10 जून के बाद पहली बार हो रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो है 50 रुपए के पार निकला है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है। आईपीओ भाव की बात करें तो 76 का आईपीओ भाव था, लिस्टिंग भी 76 पर हुई थी 9 अगस्त 2024 को और रिकॉर्ड हाई बना था पिछले साल आज के ही दिन यानी कि 20 अगस्त को ही 157 रुपए 40 पैसे का। उसके बाद तो लगातार पिटाई हमने शेयर की देखी। अब ये 39 रुपए तक गिरने के बाद शेयर रिकवर करके 53 रुपए के आसपास आया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा निवेशकों का भरोसा शेयर में दिख जरूर रहा है, लेकिन ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी आगे क्रूशियल होगी कि वो क्या मान के चलते हैं। लेकिन उसके पहले विवेक जी, ये 20 अगस्त से याद आया ना कि आज तो आपका बर्थडे भी है, तो ये ओला क्या ऑल टाइम हाई और आपका बर्थडे एक साथ ये लगता हुआ लास्ट ईयर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक जी जन्मदिन की। ऐसे ही आप हमारा नॉलेज, हमारे दर्शकों का वेल्थ आप बढ़ाते रहें और ऐसे ही चुस्त दुरुस्त मस्त रहें आप। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और रिटर्न गिफ्ट चाहिए आपसे, तमिल में आप हमें धन्यवाद कह सकते हैं। அபிஷேக் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. ஆனா எனக்கும் ஓலாக்கும் வந்து எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. तो एनीवे धन्यवाद अभिषेक और आपके विशेष के लिए। तो देखिए मुझे लगता है कि ओला, ऑफ कोर्स ओला और मेरे बर्थडे का कोई लिंक नहीं है, ये बोला था मैंने तमिल में। और आई थिंक कल हीलियोस ग्रुप ने कोई मोटा क्वांटिटी उठाया है बाजार से ओला का, और उसके बाद में ओला का कुछ पॉजिटिव कमेंट्री भी आया। जो आप बैटरी वगैरह की बात कर रहे थे कि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह वो लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए बुलिश सेंटिमेंट है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मतलब इतनी तेजी के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगता है अंदर घुसने में, क्योंकि जो 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 बोला है वो होना, अब होगा नहीं होगा ये तो क्वार्टर के अंत में अपने को पता चलेगा। तो इसके लिए मैं तो जल्दी में मतलब डिसीजन लेके इसको बाई करूं वैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी रिवाइवल की ओर जाती है तो बहुत ही अच्छा, मतलब काफी इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं को मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। विवेक जी, मैं अगला सवाल आपसे वही पूछने वाला था, एक लाइन का आंसर आप और दे दीजिए। जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं वो खुश हो जाएं इस रिवाइवल को देख के और एग्जिट ले लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं निवेशित रहना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये आज एक दिन का रैली देख के मैं इमीडिएटली घुस जाऊं ये तो बहुत रिस्की मामला होगा। और डाउन साइड में आपने ऑलमोस्ट 40-41 रुपया देखा है, तो बस वो उतना दर्द आप सह चुके हो ऑलरेडी। और अब अगर यहाँ से रिवाइवल का अगर कोई भी मौका मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो 40 रुपया है, 40 के नीचे वापस जाए तो निकल जाओ स्टॉप लॉस लगा के। तो अगर 100 रुपया ऑलरेडी गंवा दिया है तो बाय बैलेंस अब 13 रुपये में क्या फर्क पड़ने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक देखें इस हफ्ते लगभग 30% ऊपर है और इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। सोमिल, पावर सेगमेंट पे जो है अच्छी अपमूव आ रही है। हालांकि देखा जाए तो ये सेगमेंट जो है ज़्यादा मूव नहीं करता है, मानसून सीज़न में भी ऐसा कुछ खास फंडामेंटली तो अपमूव नहीं देखने मिला। लेकिन SGVN के चार्ट्स पे एक बार नज़र डालें, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है मेंटेन्ड है सारे ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। एक्सपेक्टेशंस है कि गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं जिसके कारण जो है सारे स्पेस में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ज़रा सोमिल SGVN पे चार्ट चेक लें, स्टॉक लगभग 98 लेवल्स पे है।
की आप बात करें ना, NTPC, CESC, SGVN, ये सारे स्टॉक्स 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। एक कंसोलिडेशन बहुत समय से चल रहा है इन सारी स्टॉक्स पे। ऐसा कोई इम्पल्सिव मूव नहीं है, ऐसे कोई ट्रेंड मूव नहीं है जिसे हम कह सके कि यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इट इज अ साइडवेज मूव। हाँ, यहाँ से जो कंसोलिडेशन है ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तब जाके इसके अंदर एक ट्रेंड बनता है। जो ब्रेकआउट के लेवल से अराउंड 101, 102 के आसपास है, लेट्स से 102 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन हो जाता है, मुझे लगता है फिर यहाँ से एक ट्रेंड बनता है और उसके ऊपर में फिर 115, 120 के टारगेट्स बनते हैं। हाउएवर ये समय मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा जब तक ये 102 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे और वहां पे सस्टेन ना हो जाए। यहाँ पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। एक बार पीवीसी प्लेयर्स के तरफ चलते हैं। एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ दोनों को जो है चार्ट पे लेके आए। पीवीसी प्लेयर्स को लेके जो है एक एडिशनल डंपिंग ड्यूटी की जो है बात जीडी जो है ट्रेड बॉडी ने अनाउंस की है, तो आगे जाते हुए और ज़्यादा जो एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के अगेंस्ट लग सकता है। इन स्टॉक्स के लिए थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर रहेगी, जिस तरह पॉलीमर प्राइसेस में जो है गिरावट देखने मिल रहा है और इन्वेंट्री भी स्टेबलाइज हो सकती है फेस्टिव सीजन में। अब पीवीसी प्लेयर्स के पाइप सेगमेंट में बात करें तो कारवा सर, आपसे पूछना होगा कि इन दोनों सेगमेंट्स में देखें कि डिमांड में भी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है। पाइप सेगमेंट में एज अ होल आप कैसे देख रहे हैं? ये और भी कुछ है होम या एग्री सेगमेंट में जहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे कमाई के मौके बन सकते हैं? आपको क्या लगता है पाइप सेगमेंट में अगर थोड़ा सा डिटेल करके जाए नीचे तो क्या लगता है? देखिए, एस्ट्रल डेज हाई लेवल पे है और इवन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को भी लेके आए। देखिए, ये कंपनीज अब अगर आप देखो, उदाहरण के लिए आप एस्ट्रल की बात कर रहे हो, डे हाई पे होगा लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर के लोअर एंड में ही है। मतलब जो स्टॉक करीबन 2001 रुपए चलता था वो आज आपको 1350-1400 रुपए में अगर मिल रहा है, तो जो 1 साल का लो है उसके आजू बाजू मिल रहा है। मतलब काफी करेक्शन देख चुके हैं सेक्टर में और मुझे लगता है कि अगर सॉफ्टनिंग पॉलीमर प्राइसेस पर्टिकुलरली पाइप बनता है एचडीपी से, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो अगर वहां पे और टिप आता है और प्रोटेक्शन दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो मेरे हिसाब से पाइप ऐसा सेगमेंट बहुत अच्छा सेगमेंट है। और यहाँ पे देखिए, अग्री पे फोकस सरकार का, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, तो दोनों तरफ से ही आई थिंक पाइप कंपनीज फायदे में ही रहने वाली है। तो काफी कंपनीज है इस सेगमेंट में। इनफैक्ट सुप्रीम भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, एस्ट्रल है, आई थिंक फिनोलेक्स है, ये सारे दिग्गज प्लेयर्स हैं और सारे के सारे लोअर एंड की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर सिर्फ पाइप का सेगमेंट ले लो, सुप्रीम खाली पाइप नहीं है, उसमें कई स्टॉक्स कई चीजें मिल जाएगी। तो लॉन्गर टर्म यस, मुझे पसंदीदा सेक्टर है ये और मैं प्लास्टिक में रहना चाहूंगा। ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन दिखा रहे हैं, इन पर नज़र डालते हैं। और गुडफ्रे फिलिप्स पर सॉमल एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। 12% की तेज़ी आज के सत्र में स्टॉक दिखा रहा है, 11,000 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। ज़बरदस्त एक्शन है। यहाँ से क्या फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है या फिर अगर पोजीशन है एक बार के लिए निकलने के बारे में सोचा जाए? It is a continuous uptrend। एक मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी इनफैक्ट एक ब्रेकआउट है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे हर बार सपोर्ट लेके अप ट्रेंड रिज्यूम करता है। ग्रेट सेटअप, इसमें से डेफिनेटली रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 9,500 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप इवन शॉर्ट टर्म में एक वापस से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिर टारगेट्स थोड़े से ऊपर के रखें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। थोड़ा सा पोजिशनल अगर प्ले करना चाहें तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि पोजिशनली आपका स्टॉप लॉस 9,500 पे है तो ऊपर में टारगेट्स आपके बहुत अच्छे बन सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से इस वक्त ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री की तरफ से कुछ बयान आते हुए सरकार टैक्स का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन दिनों हम लगातार देख रहे हैं सरकार की तरफ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खासतौर से देश के विकास से जुड़ी कई सारे अनाउंसमेंट्स, कई सारे डिटेल डेवलपमेंट्स और इनोवेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। बैठकों के दौर जारी है
और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक और उनमें कई सारे अहम एजेंडे और इम्पॉर्टेंट टेकअवेज पर बातचीत और इन तमाम चीज़ों को लगातार बैठक से ठीक पहले भी हमारे रिपोर्टर्स आपको बताते हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए और बैठक के बाद भी जो टेकअवेज हैं वो बताते हैं। 2 स्लैब वाली जीएसटी स्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर 2 स्लैब वाली स्ट्रैटेजी सुझाई थी, इस पर और ज़्यादा गौर फरमाते हुए अब कह सकते हैं कि इंटरनली भी जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, सरकार की तरफ से जो सारे प्रतिनिधि हैं, उनका भी यही कहना है कि ये स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते टैक्स का बोझ कम करने की पूरी कोशिश है और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बड़ी खबर इस वक्त की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिलती हुई दिख रही है। लगातार बैठकों का दौर और इन बैठक से जो कुछ भी टेकअवेज निकल कर आ रहे हैं वहाँ अब तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन चलिए वापस से जहाँ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, सरकार जो टैरिफ इम्प्लीकेशन को लेकर पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक के बाद एक वार पलटवार का सिलसिला चला, उसको भी काफ़ी सही और अच्छे तरीके से निपटने की कोशिश कर रही है। विवेक, एक तो कॉटन इंपोर्ट्स को हॉल्ट करने की बात सोमिल आपसे ही टेक जानना चाहेंगे। टेम्पररी एग्जाम्पशन ही सही, लेकिन डोमेस्टिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने के लिए कॉटन इंपोर्ट को हॉल्ट करने की भी कवायद सरकार की तरफ से आती हुई इम्पॉर्टेंट टेक था ये, और इसके ठीक बाद हमने टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखा था। न्यूज़ फ्लो का ही इम्पैक्ट था, लेकिन टेक्सटाइल प्लेयर्स पर क्या कोई कन्विक्शन आपकी तरफ से बनता है? टेक्सटाइल स्टॉक्स पे मैंने कोई भी इस समय कोई भी स्टॉक्स नहीं आइडेंटिफाई किए हैं, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में अगर आप 2-3 स्टॉक्स देखें, जैसे अरविंद मिल्स है, अरविंद मिल्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है अरविंद मिल्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म आप थोड़ा सा ओपन रख के चल सकते हैं। इन द लॉन्ग टर्म अगर आप ओपन रख के चलें तो अरविंद मिल्स में मुझे लगता है कि ऊपर में 420 के टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन दिस विल बी अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स, और ऊपर में नीचे में 280 270 के आसपास के स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन दिस विल बी अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स का राइट टेक्सटाइल स्पेस पर हमें मिलती हुई ऑल इन ऑल न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसा सेक्टर जो कि साइडवेज या चर्चा में कम रहता है, लेकिन टेक्सटाइल जब खबर आती है सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंटल मूव्स आते हैं तब फोकस रेडार पर भी, और इसी के चलते हमने कल भी देखा था इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन नजर आया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स और मार्केट क्लोजिंग पर नजर रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और देखिए बाजार जो है अभी भी जो है देख सकते हैं थोड़ी सी करेक्शन जो है ऊपर के लेवल से ज़रूर देखने मिली है निफ्टी पे, पर अभी भी कंफर्टेबली 25,000 के ऊपर है। लेकिन देखिए आज FMC मीटिंग के जो मिनट्स है वो आज रात आने वाले हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है जैक्सन होल सिम्पोजियम का मीटिंग 21 से लेकर 23 अगस्त तक ये होने वाला है। लेकिन ये होता क्या है, साल में शायद एक बार होता है ये जैक्सन होल के सिम्पोजियम। इसकी सारी डिटेल जो है अभिषेक बताएंगे, और इसका क्या इम्पैक्ट आता है फेड के रेट कट के सिनारियो में सितंबर में, उसका भी जो है इम्पैक्ट एनालिसिस बताएंगे। अभिषेक सबसे पहले बताइए होता क्या है। हमेशा जो है सब लोग बात करने लगते पर एक हफ्ते से, और सारे ग्लोबल एसेट क्लासेस भी अब एक टाइप से पॉज ले लिए हैं। तो जैक्सन होल सिम्पोजियम होता क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या रेलेवेंस भारत के मार्केट्स के लिए रहेगा? शरद, बिल्कुल आपने ये सही चीज़ पूछा कि ये होता क्या है। देखिए जैक्सन होल है वो ना वैली का नाम है। अमेरिका में एक राज्य है व्योमिंग, उसमें कांसास सिटी है और वहाँ पर ये जैक्सन होल वैली है, और वहाँ पर हर साल ये जैक्सन होल सिम्पोजियम होता है। इसको कहा यह भी जाता है कि ये सेंट्रल बैंकर्स का दावोस है। आप उसको वैसे समझिए कि फिर वहाँ पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर हैं, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट वहाँ पर जुड़ते हैं। करीब 125 के आसपास की संख्या होती है, और वहाँ पर जो करंट जो इकोनॉमिक सिनेरियो है दुनिया भर के उस पर चर्चा होती है। तो अभी ये बैठक कल से 23 अगस्त तक होगी। 23 अगस्त को जेरोम पॉवेल का संबोधन होगा, जो कि US फेड के चेयरपर्सन हैं, और देखते हैं कि पॉवेल क्या कहते हैं। वैसे
इस बार ऐसी उम्मीद है कि जैक्सन होल में टैरिफ वाला जो मसला है अमेरिका की तरफ से, उसका मुद्दा ये छाए रहने की उम्मीद है। लेकिन दरों में कटौती को लेकर जेरोम पावेल क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और किस तरह की टाइमलाइन वो देते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जेरोम पावेल पर लगातार हमले कर रहे हैं। कल भी उनका स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि जेरोम टू लेट पावेल, तंज कैसा उन पर, और ये भी कहा कि उनके चलते हाउसिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को मॉर्गेज लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस बार की जो थीम है जैक्सन होल की बैठक की, वो है लेबर मार्केट्स इन ट्रांजिशन, डेमोग्राफीज, प्रोडक्टिविटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो माना ये जा रहा है कि अब इसमें जो एजिंग पॉपुलेशन है दुनिया में, उसको लेकर चर्चा होगी। जो घटता जो बर्थ रेट है, यानी कि जन्म दर में जो कमी आ रही है, इस पर भी मंथन होगा कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा निश्चित तौर पर फोकस में होगा कि इससे कैसे डील किया जाए, इससे कैसे बेनिफिट उठाया जाए और जो इम्पैक्ट है उसको कैसे कम किया जाए। और बाकी टैरिफ को लेकर तो चर्चा होगी। आपको बता दें कि लगातार प्रेशर है दरें घटाने का पावेल के ऊपर, क्योंकि दिसंबर 2024 के बाद हमने रेट कट देखे नहीं हैं ट्रंप की तरफ से। तो आज वैसे भी फेड के मिनट्स आने वाले हैं, कुछ क्लैरिटी वहां से आ जाएगी और ये 3 दिनों की जो बैठक होगी, मंथन होगी। अब देखिए, मतलब ये दावोस टाइप की बैठकें ऐसी ही होती हैं, मेल मिलाप का एक अवसर होता है। ज़्यादा उसको हम गंभीरता से हमें विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि दुनिया की जो परिस्थिति अभी ऐसी है, उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें किन चीज़ों पर मंथन हो रहा है, थोड़ा आगे को लेकर विजिबिलिटी मिल जाती है। शरद जी बिल्कुल, सारे एसेट क्लासेस पॉज ले लिए, बस बिटकॉइन ही अलग से जो एक अच्छी रैली आ रही थी, फिर कल रात भारी करेक्शन देखने मिला। तो देख रहे कि थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बढ़ते जा रहा है ग्लोबली। और यहाँ पे देखे जो फेड की रेट कट की ट्रैजेक्टरी है, उसके कारण जो है ब्रेंट क्रूड, गोल्ड, यील्ड सब जो है वहाँ पे नज़र है। हालांकि डॉलर में थोड़ी स्टेबिलिटी भी ज़रूर आ गई है। किस तरह मूवमेंट आता है उस पर भी ये जो है हमारी पूरी तरह से नज़र रहेगी। आज बाज़ार ऑलमोस्ट अब क्लोज होने वाला है। सोमिल, आपसे लास्ट जल्दी से बता दे 30 सेकंड में ही कि अगर कोई स्टॉक पिक करना होता तो अभी आपको क्लोजिंग में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा होगा? अभी इस समय जो मुझे क्लोजिंग में स्टॉक अच्छा लग रहा है वो डिफेंस में से मज़गांव डॉक अच्छा लग रहा है। इसमें आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2700 पर, और यहाँ पर जो टारगेट बनता है वो 2900 के आसपास बनता है। बहुत अच्छा सेटअप है, 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। डॉक पे देखें तो लगभग 1.5% ऊपर एक सडन स्पाइक भी आ रहा है। डिफेंस प्लेस की हम बात भी कर रहे थे, एक बार HCL को भी जो है स्क्रीन पे लेके आते हैं। वो शुरुआती स्तर से जो है अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रही थी, जिस तरह इनको तेजस का ऑर्डर मिला था। और अब लेकिन हालांकि देखें तो थोड़ा सा करेक्शन है, पर हरे निशान में ज़रूर है। चलिए मार्केट क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। शानदार दिन जो है आज लगातार हमें देखने मिला, लगातार तीसरे दिन इस हफ्ते जो है अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। कल भी जो था हमने देखा था स्टॉक जो है ओवरऑल मार्केट्स में अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। और अब देखें निफ्टी थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी आप देखें नीचे लेवल से जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिकवरी जो है आपको देखने मिला है। निफ्टी कंफर्टेबली 25,000 लेवल्स के ऊपर है। और निफ्टी बैंक हालांकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखने मिला है। ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे दिग्गज प्लेयर्स की जो है सपोर्ट नहीं आई है, ना कि PSU बैंक से आई है। लेकिन आज दिन IT का है, शानदार जो है रिकवरी देखने मिली है। अब डेटा देखना होगा कि ये शॉर्ट कवरिंग हुई है कि एक्चुअल बाइंग देखने मिली है। इन्फोसिस, HUL, TCS सारे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आई है। FMCG स्पेस में लगातार जो है हम कहेंगे कि दूसरे हफ्ते जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और निफ्टी IT इंडेक्स तो 2.5% के ऊपर जो है चल रहा है और ये सबसे बड़ा टॉप सेक्टोरल गेनर है। मिड कैप IT स्पेस में बात करें तो यहाँ पे अच्छी अपमूव आ रही है। FMCG खेमे पे जो है बाइंग देखने मिल रही है। मेटल स्पेस पे भी देखें तो कुछ काउंटर्स में अच्छी बाइंग आई है। और रियल्टी की बात करें तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। रियल्टी स्पेस पे बात करें तो फिनिक्स, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है मेटल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी जो है अच्छी मोमेंटम आई है। अगर स्टॉक्स की अगर बात करें तो उस पर भी नज़र रहेगी। चलिए ठीक है अभिषेक, देखें जरा बाजार की अब क्लोजिंग क्या आ रही है। शरद बढ़िया क्लोजिंग है आज की। देखिए निफ्टी ने कल का जो हाई था उसको भी पार किया, आज परसों का जो हाई था उसके ऊपर भी निकला
और क्लोजिंग भी अच्छी होने जा रही है 25,045 पर। तो एक बढ़िया क्लोजिंग है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 65 अंकों की तेजी वैसे दिख रही है, लेकिन ये लगातार 5वां सत्र है जब बाजार चल रहा है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। तो ये मोमेंटम जो है 24,350 से 25,050, अगर आप वहां से जोड़ेंगे तो 700 पॉइंट की आपको लोअर लेवल से रिकवरी दिख चुकी है मार्केट में। और आज की जो तेजी के पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट है वो जाएगा आईटी शेयरों को, क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस ने बढ़िया से लीड किया, टेक महिंद्रा में तेजी रही, विप्रो में तेजी रही, और कंजम्पशन वाला खेमा भी पूरा आज चमक रहा था। नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में आज बढ़िया तेजी रही। कोलगेट, इंडियन होटल्स, ब्रिटानिया, मैरिको, ये तमाम शेयर भी आज चले हैं। और कुछ कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट शेयरों में भी आज के सत्र में मजबूती अच्छी रही है। बैंकिंग शेयर थोड़े पीछे रहे और उस बात के आसार भी देखते हैं। आज जो शाम को एफआईज के जो डेटा है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। और मुझे लग रहा है कि नहीं, जो एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 10% के ऊपर अब तो निकल जाएगी, निकलनी भी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और बाजार को ये आगे भी सपोर्ट मिलेगा। अब निफ्टी के लिए जो अगला पड़ाव होगा वो होगा 25,200 का। नजरें अब उस पर टिका के रख लीजिए, यहां से नीचे जाने की आशंका काफी कम दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। सोमिल जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों पर और इंडेक्स पर अपना व्यू हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और मदद करने के लिए। फिलहाल शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार।